हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ईवी बिल से है। आज हम लोग ईवी बिल के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ई वे बिल क्या होता है। ई के माने होता है इलेक्ट्रॉनिक, वे का माने होता है ऑफ कोर्स, वे का माने रास्ता होता है, मार्ग होता है, और बिल का माने जो भी आप लोग इनवॉइस को जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, हम लोग जो भी बिल बनाते हैं वो हमारे कंप्यूटर में ही वो आपका महदूद रहता है। ये आपको पता है। इसकी जानकारी गवर्नमेंट को नहीं होती है, तब तक नहीं होती जब तक कि हम जीएसटी के पोर्टल पे हम अपने डेटा को अपडेट ना कर दें। और अपडेट हम लोग तब करते हैं अगर हम लोग ने माल को सेल किया तो GSTR 1 में हम लोग दिखाते हैं, तब जा कर के गवर्नमेंट को पता चलता है। या नहीं तो जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर से इनवॉइस को जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका ई इनवॉइसिंग हो जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन ई वे बिल इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी आप लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं या फिर डिलीवरी चालान बनाते हैं तो इसकी जानकारी गवर्नमेंट को पहले से होनी चाहिए। इसीलिए वो हर व्यापारी के ऊपर वो ट्रैक को रखना चाहती है कि आप जो भी काम करें, माल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसकी जानकारी आपको गवर्नमेंट को देनी है। राइट। तो यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट ने हम पर ट्रैक रखने के लिए ई वे बिल को बनाने के लिए बोला है। राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि ई वे बिल क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, यानी कि ऑनलाइन मोड में हमें इसे बनाना होता है, जिसकी जानकारी हमें सरकार को देनी होती है। तो देंगे कैसे? ऑफ कोर्स ऑनलाइन मोड में देंगे। जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आपका क्या क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स हमारा इंटर स्टेट भी आएगा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हम अपने माल को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपने ही राज्य में। तो कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू। ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू हम माल को जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इसकी जानकारी हमें दो। तो इसके लिए आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल का जो मूवमेंट होता है, यानी कि माल को जब हम एक जगह से दूसरे जगह जो शिफ्ट करते हैं, है ना, कब कब किया जा सकता है? कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको कि माल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि माल को बेचने में जब आप माल को सेल करेंगे, राइट, तो आपका माल एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा? शिफ्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आंतरिक ट्रांसफ़र, यानी कि इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, यानी कि हमारा ही माल है, हमारे दूसरे जगह ब्रांचेस हो सकते हैं, हमारे दूसरे जगह गोडाउन से हो सकते हैं, तो हमारा ही माल है। लेकिन जब हमारा माल एक जगह से दूसरे जगह वो शिफ्ट कर रहा है, लेकिन वो पर्पस सेल नहीं है, पर्पस क्या है? इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका क्या है? असेंबलिंग, जिसको कि हम लोग जॉब वर्क भी कह सकते हैं। जब हमारा ही माल है लेकिन हम लोग दूसरे को सेल तो नहीं कर रहे हैं, माल को तैयार करने के लिए हम किसी भी जॉब वर्कर को हम अपने माल को भेज सकते हैं, राइट, कि भाई हमारे माल को तैयार करो, उसके बाद हमें वापस कर दो। ठीक है ना। तो ये सब कुछ कंडीशंस है जिससे कि हमारा माल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है, मूव करता है। जब होगा तो फिर आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब इसका जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्या हर एक बिल के अगेंस्ट में या माल जब भी मूव करेगा तो क्या हमें हर बार ई वे बिल बनाना पड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट ने इसका एक लिमिट दिया है। और वो लिमिट क्या है कि अगर एक बिल का वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, ये जो आपका जो 50,000 का जो मामला है वो आपका एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका लोकल है यानी कि विद इन स्टेट है तो उसका लिमिट अलग है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हाँ भाई, आप बिल रेज करते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट के लिए, तो अगर उस बिल का वैल्यू या फिर उस चालान का वैल्यू, ठीक है, देखिए बिल भी बनेगा, चालान भी बनेगा,
ठीक है ना। तो आपको वही चीज़ देखना है कि इसका वैल्यू कितना हो रहा। 50,000 से ज़्यादा है तो उसके अगेंस्ट में आपको ईवे बिल बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आपका यही चीज़ अगर इंट्रा स्टेट है तो फिर उसका लिमिट क्या है, लगभग हर स्टेट में 1 लाख या उससे ज़्यादा का है। अगर आप इंट्रा स्टेट के लिए ईवे बिल बनाते हैं तो उसमें कंडीशन क्या अप्लाई है कि 50 किलोमीटर, अगर 50 किलोमीटर के दायरे में आपका माल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है विद इन स्टेट तो उसके लिए ईवे बिल ज़रूरी नहीं है। लेकिन 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है अगर आप उसको पार कर लेते हैं और उसका लिमिट जो है आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको लोकल के लिए भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है जॉब वर्क के लिए। देखिए, जॉब वर्क के लिए कोई लिमिट नहीं है। इवन इफ द बिल वैल्यू इज लेस देन 50,000, अगर आपका बिल वैल्यू जो है वो 50,000 से कम है, जबकि जॉब वर्क के लिए बिल हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, डिलीवरी चालान बनाते हैं। राइट, हम लोग यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जॉब वर्क के लिए डिलीवरी चालान बनाते हैं। अगर हमारा माल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है और हम वो गोडाउन में जा रहा है तो इसके लिए भी हम लोग डिलीवरी चालान बनाते हैं। ठीक है, इट इज स्टिल नेसेसरी टू जनरेट एन ईवे बिल एंड डिलीवरी चालान इज मेड फॉर जॉब वर्क। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई ईवे बिल कौन बनाएगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ईवे बिल बनाने का, क्योंकि इसमें परचेजर भी होता है, सेलर भी होता है और प्लस बीच में ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी होती है। तो किसकी जिम्मेदारी होती है ईवे बिल बनाने की, जो एक्चुअल में इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर की होती है। सेलर ही इसका मेन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि माल को वो सेल कर रहा है ना, इसलिए सेलर की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि वो ईवे बिल को जनरेट करे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर क्या है भाई, अनरजिस्टर्ड है। ऐसा होता है कि नहीं, आपने जैसे माल खरीदा, आप तो परचेजर हो, आप रिसिपिएंट हो, लेकिन आप तो रजिस्टर्ड हो, लेकिन जिससे आपने माल परचेज किया है वो जो सामने वाला सेलर है वो अनरजिस्टर्ड है। अब आप ही बताओ, जिसके पास जीएसटी नंबर होगा ही नहीं तो उसके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो वो ईवे बिल कहाँ से बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ऐसे कंडीशन में कौन बनाएगा, परचेजर बनाएगा। ठीक है, अब कोई अगर ये बोले कि सर परचेजर एंड सेलर दोनों अनरजिस्टर्ड है, तब क्या होगा, तब तो ये बातें नहीं होगी ईवे बिल का, क्योंकि इसमें दो में से कोई भी ईवे बिल नहीं बना पाएगा क्योंकि वो जीएसटी नंबर उसके पास नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसके बाद आता है कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है। आपको पता है ना कि ईवे बिल जो बनता है वो डिस्टेंस के ऊपर, आपका जितना डिस्टेंस होगा उसकी वैलिडिटी बाय डिफ़ॉल्ट उतने ही बनती है। किसी किसी का 1 दिन होगा, किसी किसी का 2 दिन होगा। राइट है, तो उतने दिन की क्या होती है, उसकी वैलिडिटी होती है। तो सिंपल से इसका आंसर क्या है, हाँ भाई 1 से 2 दिन इसकी वैलिडिटी रहेगी। बट वैलिडिटी कैन बी एक्सटेंडेड इफ़ नेसेसरी। लेकिन अगर आपका वैलिडिटी अगर 1 से 2 दिन या डिस्टेंस के मुताबिक 3 दिन में हो सकता है, या आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 1 दिन हो या 2 दिन हो या मान के चलो 3 दिन भी है और माल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है जहां पर उसे जाना था, तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। वो आपके ईवे बिल के पोर्टल पे वो फैसिलिटी आपका दिया रहता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल इसे हम कर सकते हैं। वी कैन रिजेक्ट ईवे बिल विद इन 72 आवर्स ऑफ ईवे बिल जनरेशन और बिफोर वैलिडिटी डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो पहले हो। अब जैसे कि वैलिडिटी किसी की 2 दिन की है, राइट है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 72 घंटा, और 72 घंटे का माने कितना होता है, 3 दिन। अगर 2 दिन का वैलिडिटी आपका वहाँ पे दिया हुआ है तो उससे पहले आपको इसे कैंसिल कर लेना है, अगर चेक आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं। अब जो ईवे बिल जो होता है ना, इसे 2 मोड में बनाया जाता है। एक तो आप डायरेक्टली ईवे बिल के पोर्टल पे जा करके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे करके आप ईवे बिल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आप जिस भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, तो अगर आप टैली से ही ईवे बिल को जनरेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में जाइएगा, ईवे बिल पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को दीजिएगा तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जगह आपका दिया हुआ है ऑटोवर्ड,
उसमें आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। दूसरे जगह दिया हुआ है आपका इनवर्ड, दो में से किसी एक पे आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। तो आउटवर्ड का माने क्या होता है भाई? आप कहोगे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? आउटवर्ड का माने होता है आपका सेल। आउटवर्ड का माने होता है माल का निकलना। इनवर्ड का माने होता है माल का आना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आउटवर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब टाइप में भी किसी न किसी एक को चेक मार्क करना पड़ेगा। अगर हमने आउटवर्ड लिया तो क्या हमने माल को सेल किया है? ठीक है, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं? क्या हम एसकेडी या सीकेडी के लिए हम लोग इसे भेज रहे हैं? या रिसिपिएंट नॉट नोन फॉर ऑन यूज, एग्जीबिशन और फेयर्स, लाइन सेल और अदर्स। इतने सारे आपको सब टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी का प्रोसेस आपका एकदम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप, ये ऑटोमेटिक आता है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डिपेंड करता है ये सब टाइप के ऊपर, तो आप जैसा लेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, बाकी अगर आपका सप्लाई है यानी कि आपने सेल किया है तो आपको यहाँ पे अपना बिल नंबर देना है, राइट। और अगर आप यहाँ पे जॉब वर्क के लिए दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिलीवरी चालान का नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है। और डेट तो आपको पता है ये करंट डेट में ही बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये करंट डेट ही रहेगा, आप इसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। आपको इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यह आपका ऑटो फिल रहता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर बिल फ्रॉम, यानी कि अगर आप बना रहे हैं ना, आप बना रहे हो तो यहाँ पर बिल फ्रॉम में आपका पूरा यहाँ पर डेटा रहने वाला है। और उसके बाद जो नीचे होगा वो आपका बिल टू, यानी कि आप जिसे सेल कर रहे हैं उसका पूरा यहाँ पर रहेगा, राइट। और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर रहेगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पर क्या रहेगा? URP, इसका माने क्या होता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप ऑनलाइन मोड में जा करके आप ईवी बिल को जनरेट कर सकते हैं। ये तो बात रही आउटवर्ड की, लेकिन अगर इसी के आगे चलें, अगर आप इनवर्ड में अगर चेक मार्क करते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपका ये चीज़ ओपन हो जाएगा। क्योंकि माल हम जब सेल करते हैं तो हमारा माल वापस भी तो आ सकता है ना। अब जैसे कि मैं परचेजर हूँ, अब मुझे ही अगर ईवी बिल बनाना है जबकि मैं माल परचेस कर रहा हूं, लेकिन किससे? मैंने मैंने जस्ट कहा ना, अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है तो परचेजर को ही ईवी बिल बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो सप्लाई है ना, अगर आप माल परचेस करते हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन या डीलर से तो फिर आपको ईवी बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन वर्ड में आकर के सब टाइप में इसे चेक मार्क करना है। इंपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट पे चेक मार्क करना होगा। और यहाँ पर देखो जॉब वर्क रिटर्न, जब आपका माल बन के तैयार हो जाए और वो वापस आ रहा है, लेकिन सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है जॉब वर्कर, तो फिर आप ही को ईवी बिल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, अगर माल की वापसी हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ईवी बिल बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सब टाइप में दिए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम अपने एंड से काम कर लें तो क्या हमारा ईवी बिल पूरा जनरेट हो जाएगा? तो मैं आपको ये बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ईवी बिल का दो पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। जब ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका क्या होगा ना, ईवी बिल आपका जनरेट होगा। ठीक है। तो पार्ट ए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो परचेजर एंड सेलर की होती है। ठीक है। और पार्ट बी जो होता है वो किसके लिए होता है भाई? आप कहोगे ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले की। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पार्ट बी का भी डेटा है, यानी कि ड्राइवर का नाम क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, राइट है, तो अगर ये पूरा डेटा अगर आपके पास है, अगर आपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ले रखा है, तो फिर उसके बाद आप पार्ट बी भी आप कंप्लीट आप करके ईवी बिल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप पार्ट ए भी बना दें और इसका जो प्रिंट आउट है आप सामने वाले जो भी आपके ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको आप दे दीजिएगा, तो वो अपने एंड से पार्ट बी को भी जनरेट कर देगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन मोड में हम ईवी बिल को हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? इफ़ यू वांट टू जनरेट ईवी बिल फ्रॉम योर टैली सॉफ्टवेयर, या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप पूरा अपना अकाउंटेंसी वगैरह आप करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने टैली सॉफ्टवेयर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यू विल हैव टू रजिस्टर योर टैली सॉफ्टवेयर
टू जीएसटी पोर्टल, यानी कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है आपको जीएसटी के पोर्टल से उसे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। और इसके लिए मतलब क्या है ना कि आपको एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना होगा। एपीआई का जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को जनरेट करना होगा। तो आप जैसे ही आप एपीआई को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को जनरेट कर लेते हैं, तो बस आप टैली से ही बहुत ही ईजी वे में आप ई-वे बिल को आप जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप टैली से जब आप इसे जब जनरेट करेंगे तो जैसे ही आप लोग सेल का एंट्री लोगे, सेल से वॉचर में जा करके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पूरा चीज़ दिखेगा। यहाँ पर जो जो चीज़ अभी आपने ऑनलाइन मोड में देखा बस सेम चीज़ आपको ये यहाँ पर भी दिखेगा। बस आपको इसे एक बार कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद आप टैली से बहुत ही ईजी वे में आप ये ई-वे बिल भी बना लीजिएगा। दोस्तों अगर इसी तरीके से और भी डिटेल में आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, टीसीएस, सैलरी प्रोसेसिंग और बहुत कुछ अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के फील्ड में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।